नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आइए, हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए और जो भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर जो है सबसे पहले पहुँच सके। और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें। तो इसमें जो है कि आपका एक एक टॉपिक का जो हम लोग है उसको कवर करते हैं, ठीक है, संपूर्ण निचोड़ जो आपको सफल करे, ना कि हम ऐसे प्रश्न रखते हैं जिससे आपका समय जो है खराब हो। मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आता हूं जिससे आपके जो परीक्षाओं में जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है हमारी वीडियो से ही आपके जो प्रश्न आए वो हमारी वीडियो से ही मैच करते रहे। तो इसलिए हम लोग जो है छांट के पूरा जो परीक्षाओं में पूछने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को रखते हैं। तो चलिए आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। ये बाकी सब बातें जो है लास्ट में भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1। बालकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? बताइए। चट्टानों पर हैं, बजरी तथा रेत में, या बेकार सख्त भूमि में, या ऑप्शन डी जलीय परिस्थिति में। तो कहाँ पे ये उगने वाले हैं बालकोद्भिद? तो आपके बजरी और तथा रेत में, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं पूछा है? ठीक है, तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। तो पहला, ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है। बी कहता है जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं। और सी कहता है जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। और डी कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत पूछा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो आपकी बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बताइए। शैलोद्भिद कहते हैं, बालकोद्भिद कहते हैं, या कर्सोफाइटस कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? जो बेकार सख्त भूमि में उगते हैं पौधे, तो उनको जो है कर्सोफाइटस कहा जाता है, ठीक है, कर्सोफाइटस। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? बताइए। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, ए और बी दोनों, अरे बी और सी दोनों। तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो आपका ऊर्जा पिरामिड में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इस पिरामिड में पारिस्थितिक तंत्रों का उत्पादकता का बोध होता है, किसमें? ऊर्जा पिरामिड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? ठीक है, इसे नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा जीवी संघटक के बारे में पूछा है जो उसका घटक नहीं है? ठीक है, वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो सभी लोग जानते हैं क्या नहीं है? तो वायु, ठीक है। वायु जो एक निर्जीव है, वनस्पति जो है ये जीवी है, और जीवाणु भी और जानवर भी, परंतु ये नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती। बताइए। भारत सरकार जो है फरवरी के पहले, अगस्त के पहले सोमवार को, या जुलाई के, या अक्टूबर के। तो राइट क्या? तो अक्टूबर के जो है पहले सोमवार, मतलब पहले सप्ताह के जो सोमवार आता है उसको क्या मनाती है? तो विश्व हैबिटेट दिवस के रूप में मनाती है। कब से? 1985 से, ठीक है, हर वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 7। सूची 1 और सूची 2 को सुनिए। एक तरफ जो है संकल्पना दी गई है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक उसके विचारक हैं। पारिस्थितिकी निकेतन की जो है संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिया है, किसके विचार हैं? तो इसका राइट आंसर है जो है आपका ग्रीनेल्स है, ठीक है, ग्रीनेल्स। तो ये आपके सामने ये ई हो गया, ठीक है। और पारिस्थितिकी स्तूप के कौन है? बताइए। पारिस्थितिकी स्तूप के विचारक कौन है? तो आपके चार्ल्स एल्टन है। कौन है? चार्ल्स एल्टन। ये आपका बी हो गया, ठीक है। और 10% का नियम किसने दिया? सभी लोग को पता होगा, लिंडमान ने, ठीक है। ये ऊर्जा का नियम है, 10% का किसने दिया? तो लिंडमान ने, आपका सी हो गया। और इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी का जो है किसने दिया? तो ई हैकेल, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का जो है ई हैकेल साहब हैं। और गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी का किसने दिया है? तो ये आपके हैं अर्निज नेस है, ठीक है, अर्निज नेस। ये आपका ई हो गया। और लास्ट बचा है पारिस्थितिकी संक्रमण जो है बेनेट के द्वारा संकल्पना दी गई है, ठीक है। ये आपका एफ हो गया। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये आपका एफ है, ठीक है। तो ADCBFE, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबद्ध नहीं है? ठीक है, इसका संबंध नहीं है पारिस्थितिकी संतुलन से। जल प्रबंधन का, वन रोपण का, औद्योगिक प्रबंधन का, वन्यजीव सुरक्षा का। तो किसका नहीं होगा? आप सभी लोग जान गए होंगे। तो औद्योगिक प्रबंधन का जो होगा
पारिस्थितिकी संतुलन से इसका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि तो पारिस्थितिकी जो संतुलन हमारा उसको औद्योगिक जो है उसको बिगाड़ेगा, ठीक है। बाकी जल प्रबंधन है, वन का रोपण है और वन्य जीव सुरक्षा, ये सभी उसके अंतर्गत शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के कारण लवण कक्ष आदर्श स्थल बताइए। लवण मृदोभिद है, समुद्रभिद है, मरुदभिद है, तो किसके कारण? नीचे कूट दिया गया है केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, केवल एक व तीन। तो क्या राइट आंसर? केवल सिर्फ एक, ठीक है। लवण मृदोभिद के द्वारा जो है वृद्धि के लिए जो है लवण कक्ष आदर्श स्थल होता है। कौन सा? पहला। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10वां, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है बताइए। मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में और तटीय उड़ीसा में। तो बताइए कहाँ पाया जाता है? तो आपके सुंदरवन में, ठीक है। सुंदरवन में, ऑप्शन बी इज ए राइट। सुंदरवन कहाँ पे आपके? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। सबसे बड़ा डेल्टा भी जो है वही है, ठीक है, सुंदरवन में ही। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है कहाँ बताइए? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और या ऑप्शन डी सिंध में। तो कहाँ पे? तो आपके गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपके गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? ये सभी लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही शामिल होते हैं, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था बताइए। हड़प्पा था, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कौन था? तो आपका लोथल था, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है बताइए कौन? आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है। तो क्या है? तो आपका राखी गढ़ी जो है ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, ठीक है। कौन सा? राखी गढ़ी। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी बताइए। सिंधु थी, चेनाब, झेलम, गंगा। तो नीचे कूट दिए हैं, उनका उत्तर बताइए सही चयन करके। 1 और 2 के, 1 2 3, 2 3 4 और सभी। तो किसमें थी? तो 1 2 3 में, ठीक है। सिंधु, ओके एक मिनट, सिंधु पहला, चेनाब नदी और झेलम नदी, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। तो इसलिए कहा 1 2 3 किसमें? तो ऑप्शन पी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15वां, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले बताइए? कालीबंगा से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं, केट डीजी से मिले हैं या आमरी से मिले हैं बताइए। तो कहाँ से मिले आपके राइट आंसर? तो धौलावीरा से मिले, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16वां, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ बताइए कहाँ से? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो कहाँ प्राप्त हुआ आपके? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। क्या? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो धौलावीरा से। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17वां, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था बताइए। किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो किसका किया था? तो आपका तांबा का, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई बताइए? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा की। तो किसकी नहीं होती? तो लोहे की, ठीक है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालक्रम बताइए। सोने के सिक्के पहले आए या लोहे का हल या आहत मुद्रा चांदी के सिक्के या नगद संस्कृति। तो कूट दिया है 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 3 1 2 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। तो क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। पहले पे 4 है, ठीक है। नगद संस्कृति कि नगद संस्कृति की संख्या किसको दी गई थी? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उसी को ही जो है नगद संस्कृति का नाम दिया गया। तो सबसे पहले कालक्रम अनुसार के साथ कौन आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। कब? तो 3300, कितना? 3300 जो है आपका ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक है। इस नगर का जो विकास है 3300 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक है। और आपका जो है दूसरे नंबर पे आया है तो लोहे का हल। लोहे के हल के बारे में जो है इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जो सही नहीं, इसको 1000 ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसको जगह जगह जैसे चीन में जो है लगभग 500 ईसा पूर्व पहले लोहे के हल पुराने मिले थे, और आपके जो है हेनान में भी। तो इसकी जो कंफर्म जानकारी जो नहीं है, ठीक है, तो इसके कारण तो ये है, लेकिन इससे पहले पाया गया था। उसके बाद फिर आपका जो है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के जो हैं आपके, जो इनको कहा जाता है पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता था, ठीक है। जिसको आहत मुद्रा चांदी के सिक्के को पंच मार्क सिक्के कहा जाता है, क्योंकि चांदी के बने होते थे। इसका जो है पूर्व 6ठी से 4थी जो शताब्दी के बीच है उसके बीच में इससे विकास हुआ था, ठीक है। और जो सोने के सिक्के हैं आपके कब हैं? तो 550 ईसा पूर्व में जो हैं आपके लीडिया
कि राजा जो थे क्रोएसस, ठीक है, क्रोएसस ने बनवाए थे। अगर भारत में अगर आप पूछे कि सोने के सिक्के सबसे सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कनिष्क के जरिए, ठीक है, कनिष्क के द्वारा जो है भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। नहीं तो उससे पहले जो कागजी मुद्रा चलते थे, ठीक है। और इनके जो सबसे पहले जो सिक्का पाया गया था उसको क्या कहा जाता था? तो पाना। जो सोने के सिक्के पाए गए थे तो उसको क्या नाम दिया गया था? तो पाना, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो था, गोरखपुर के पास बरहर, ठीक है, बरहर नगर था, जो वहाँ पे ये सबसे पहले सोने के सिक्के सर्वप्रथम मिले थे, ठीक है। इस सिक्के पर जो एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ जो क्या बना रहता था? तो बाघ बना रहता था, ठीक है। इसको जो है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो इसको गुप्त काल के समय जो इसको दिनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्त शासकों ने सोने के जो सिक्के थे उसके कलात्मक रूप में बहुत बेहतरीन जो क्या किया था, उसमें सुधार करके उसका एक आकार देके सही तरीके से इसको विकसित किया था, ठीक है। तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी नोट कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 20वां, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, बताइए। कालीबंगा में मिला है, लोथल में, धौलावीरा में, या बनावली में? तो कहाँ मिला है आपके? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लोथल में, ठीक है। तो ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 21, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए, तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर जो सर्वाधिक थी? तो आपका राइट आंसर क्या है? तो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी कब से कब की थी? तो 2002 से, ठीक है, मैं बता देता हूँ, 2002 से लेके इसमें 5 वर्ष ऐड कीजिए 2007 तक, ठीक है। और आपकी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपकी 1951, ठीक, कब? 1951 से कब थी? तो 1956 तक, ठीक है। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1980 में। कब आई थी? तो आपकी 1980 में आई थी। और 5 वर्ष आप ऐड कर लीजिए तो 85, ठीक है, 1985 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपकी 1969 में। इससे पहले क्या था? 2 साल का अवकाश हुआ था, ठीक है, क्योंकि युद्ध के कारण जो था 2 साल का ही अवकाश हो गया था, ठीक है। तो 1969 में, तो उसमें जब अवकाश हुआ था तो उसमें जो थी आपकी किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार जो जब 3 साल पे ही जो है पुनः चुनाव हुआ, तो जिसके कारण जो है पुनः सत्ता में कौन सी सरकार आई थी? तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो फिर से जो है पुनः आपका 1969 से जो है चालू हुआ था, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 22वां, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? बताइए। शिक्षा सबके लिए, खेल छात्र शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? तो अभी 10वीं में बताया था 2007 तक थी, तो उसकी आगे, ठीक है, 2007 से लेकर के कितना रहेगा? 7, इसमें आप ऐड कर लीजिए 5, तो 12, ठीक है, 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य है, बताइए कितना है? 8%, 8.5%, 9%, 9.5%। तो कितना आपका? तो 8% था, ठीक है। ऑप्शन ए से राइट है। अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, तो कितना? तो 2012 तक थी। तो फिर ये कितने तक रहेगी? तो 2012 से फिर आप आगे ऐड कर लीजिए कितना? 17 तक, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना जो 12वीं थी 2017 तक चली, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24वां, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? बताइए। 1968 से 69, 1978 से 69, 1988 से 89 और 1990 से 91। तो कब तक थी? तो आपका राइट आंसर 1978 से 89, ठीक है। और जो अनवरत योजना को ये क्या होता है? तो अनवरत योजना का विकास जो है परिवर्तन, मतलब किसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था? तो G20 एजेंडा, ठीक है, एजेंडा का एक हिस्सा है। इस एजेंडे का मकसद क्या था? विकासशील देशों को कम कार्बन, ठीक है, कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करना और उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति ज़्यादा मजबूत बनाना था, ठीक है। अनवरत योजना का यही तात्पर्य था, ठीक है। किसके द्वारा? इसको जो है विकास और परिवर्तन G20 जो एजेंडा था उसके द्वारा, ठीक है, जो इनका मकसद था विकसित जो विकासशील देश हैं उनमें कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करना था, ठीक है, ताकि वो जो है जलवायु परिवर्तन में
अपनी जो है प्रति ज़्यादा मजबूती बनाना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 25वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और न योजना आयोग ही है। वित्त आयोग का क्षेत्र जो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राज्य स्वागत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। और सी कहता है कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। क्या ये सही है? और डी कहता है वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो बताइए क्या इसने सही पूछा है? तो आपका यही ठीक ऑप्शन डी इससे राइट ऑप्शन जी। वित्त आयोग और योजना आयोग की जो होती है आयोग की कार्यों की जो दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, भारत ने 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना, ठीक है, प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, आपसे नहीं पूछा तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। पहला कहता है उदारीकरण में आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया। और बी कहता है बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं की भूमिका अनावश्यक हो गई। और सी कहता है आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में अंतरित हो गया। और डी कहता है राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण हो गई। तो इसमें आपसे गलत पूछा था, तो गलत आपका जो है यही है। ठीक, ऑप्शन डी ये जो है गलत कह रहा है कि राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई थी, ये बिल्कुल गलत है, वो औद्योगिक विकास की ही थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27वां, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है बताइए। आदेशात्मक योजना में आदेश सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना जो होता है में उसमें बाजार प्रणाली के कारण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। ठीक है, और बी कहता है निर्देशात्मक योजना में किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और सी कहता है कि आदेशात्मक योजना में सभी आर्थिक क्रियाकलाप लोक क्षेत्र के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक योजना में वे निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं। और ऑप्शन डी कहता है निर्देशात्मक योजना में लक्ष्यों की सिद्धि जो अति सरलता से होती है। तो बताइए क्या सही है इसमें अंतर जो पूछा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो आदेशात्मक योजना में आदेश जो सोपान है बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, लेकिन जबकि जो निर्देशात्मक होता है इसमें बाजार प्रणाली का जो कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए, ये और जनता पार्टी चुनी गई थी? बताइए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं माफी चाहूंगा, तो किस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मैं आपको बताया था पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1974। ठीक है, 1974 से 1979। ठीक है, 79। ठीक है, इसके जो है क्या लगाया गया था, आपातकाल लगा था, जिसके कारण जो उसी में जो मैं अभी पिछले प्रश्न में बता दिया था, माफी चाहूँगा थोड़ा सा मैं जो बाकी बताया हूँ, जो लगा था 2 वर्ष की अवकाश हुआ था योजना में, वो बिल्कुल सही है, परंतु ये जो सरकार वाली मैंने बात कही थी चुनाव के लिए, तो गलत था। उसमें जनता पार्टी जो कांग्रेस को हरा करके चुनी गई थी, ठीक, वो इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था जब आपातकाल लगा था। ठीक है, मैं इसके लिए माफी चाहूँगा आप सभी से, तो आप इसको जो है संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्योंकि मुझे इसका याद था तो मैं उसमें आपका जो बता दी, गलती से फ्लो के चक्कर में निकल गया था, इसमें आपसे पुनः एक बार जो है माफी मांगता हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है, इसका मुख्य कारण क्या है बताइए। यह संवैधानिक अपेक्षा है, बी कहता है लोक क्षेत्र में पहले से लगाई गई भारी मात्रा की पूंजी की देखभाल आवश्यक है, और सी कहता है पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति में अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रही सकती है। ठीक है, या करती रह सकती है। और डी कहता है बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो बताइए क्या इसमें सही पूछा था कारण का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, आपका डी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 30 आ गया। भारत सरकार की योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर लक्ष्य को चुना था बताइए। 5.4, 5.5, 5.6 और डी कहता है 5.8। तो कितना है, तो 5.6 आपका विकास दर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 31, मूंगफली निम्नलिखित में से
कहाँ की प्रमुख फसल बताइए? जॉर्जिया की है, गैम्बिया की है, घाना की या ग्वाटेमाला की है? तो कहाँ की आपकी? तो गैम्बिया की। ठीक है, मूंगफली जो आपकी प्रमुख फसल कहाँ की है? तो गैम्बिया की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ फसल पूछिए। ठीक है, आपकी फसल कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की फसल होती है। एक होती है खरीफ, दूसरी रबी, तीसरी क्या है? जायद है। ठीक है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो बताइए इसमें क्या? आप सभी लोग देख के समझ के होंगे खरीफ फसल क्या नहीं है, तो आपकी सरसों। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो आपकी ये रबी फसल है। ठीक, कौन सी? रबी फसल है। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, रबी फसल। ठीक है, ये रबी फसल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2019-20 है? बताइए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, गुजरात जो है तंबाकू की कृषि में अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात का। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है? बताइए, वरुणा है, पूषा बोल्ड है, पूषा जय किसान है या NRCHB 506 है? तो क्या है? तो आपका NRCHB 506 ही जो है संकर सरसों का एक उन्नत प्रजाति मतलब एक किस्म है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 35, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि जो है विकास के द्वारा जो है विकसित की गई है? बताइए, मतलब जो भी विश्वविद्यालय के द्वारा जो इसको विकसित किया गया, सदर कृषिनगर कृषि विश्वविद्यालय दांतीवाड़ा गुजरात से या PAU लुधियाना से या GBPUAT पंतनगर से या CSACUAT कानपुर के द्वारा? तो किसके द्वारा? तो आपका जो सरदार कृषि नगर है आपका कृषि विश्वविद्यालय दांतीवाड़ा गुजरात के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, कौन सा? GM3 प्रजाति जो शंकर एक सरसों की नई प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो प्रति हेक्टेयर में कितना 30 कुंटल देगा? तो चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता किसका? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो आंसर क्या है? तो आपका जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है, जो प्रतिशत प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण किस मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में कम करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? बताइए, जो भारत में उत्पादन तो किया जाता है परंतु उसका निर्यात जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, पर उसका बस आयात किया जाता है। गेहूं, चावल, चीनी, दालें। तो किसका? तो राइट आंसर आपका दाल है। ठीक है, दाल का जो है भारत देश निर्यात नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो कौन सा? तो आपका राजस्थान था जो तिलहन के क्षेत्र में जो सबसे नंबर 1 पे था। कौन से सन में? तो 2021 अरे माफी चाहूंगा 2021-22 सन में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, गन्ना उत्पादन एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व? बताइए, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। और दूसरा कहता है इसमें च्यवन मतलब ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और जो आपका तीसरा कहता है इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। और चौथा कहता है कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें जो अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश है। बताइए, नीचे कूट दिया 1 2 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें केवल जो आपका 1 2 4 जो तीसरा बिल्कुल गलत है। ठीक है, बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 40, भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरणीय समुदायों के निर्माण जो है में प्रयुक्त होता है और इसके बीजों के निर्मित गोंद सेल गैस में निष्कर्षण में प्रयुक्त होते हैं। और सी कहता है इस पौधे की उत्पत्ति के सार में प्रतिहिस्टामीन गुणधर्म होता है। और डी कहता है यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बताइए, प्रियंका कानूनगो को, किशोर मकवाना को, इकबाल सिंह लालपुरा को, दिनेश पासवान को। तो किसको किया है? तो किशोर मकवाना को। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में DRDO ने किस मिशन के तहत एक ही मिसाइल के जरिए कई जगहों पर हमला करके जो है
तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? बताइए। दिव्यास मिशन, अस्त्र मिशन, अमृत मिशन या शस्त्र मिशन? तो क्या राइट आंसर? तो आपका दिव्यास मिशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 43, किस राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए दर महीने देने हेतु महतारी वंदन योजना की शुरुआत की? बताइए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? तो किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 44, हाल ही भारत और जापान की सेनाओं के बीच किस नाम से राजस्थान में 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? बताइए। धर्म गार्जियन 2024, मिलन 2024, हिंद 2024, शक्ति गार्जियन 2024? तो किसके द्वारा? तो धर्म गार्जियन 2024 के द्वारा युद्धाभ्यास, सैन्य युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन? बताइए। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं, मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं, मार्क वुड इंग्लैंड के हैं, मोहम्मद हुसनैन जो हैं पाकिस्तान के। तो कौन है आपके? तो जेम्स एंडरसन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ये इंग्लैंड के। चलते हैं प्रश्न नंबर 46, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया? बताया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो कहाँ पे किया आपको? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 47, हाल ही प्रधानमंत्री ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण किया? बताइए। पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा, झारखंड? तो कहाँ किया? तो आपके असम में किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 48, 8 मार्च 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? बताइए। इंक्लूजन इंस्पायर या प्राउड इंक्लूजन इंस्पायर या प्राउड इंस्पायर इंक्लूजन जो है या इंस्पायर इंक्लूजन? तो क्या है राइट आंसर? तो आपका इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49, हाल ही में किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन की संकल्पना में उनके योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? बताइए। विवेक अग्निहोत्री, अमिताभ घोष, नीरजा चौधरी, अमिताभ कांत? तो किसको? तो अमिताभ घोष। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 50, 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने किस नाम से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बताइए। सी स्कैप या आई स्पेस, के स्पेस या KOTT? तो क्या है? तो सी स्पेस है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर अब नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।